हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर जो साइंस है ना, उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो पूछी जाती है रिएक्शंस और डायग्राम। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को साइंस की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट डायग्राम की इंपॉर्टेंट एक वीडियो दे दी जाए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी एक भी मिनट स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को ज़रूर से देखना है क्योंकि चाहे आपका पेपर हो ना हो, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको रिएक्शंस की वीडियो एक बार जरूर से देखनी चाहिए। और उसी के साथ में अब ये रिएक्शंस आपको चाहिए भी होंगे, तो इसके लिए मैंने एक बहुत बेहतरीन सा एक ऐसा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बनाया कि आपको क्या करना है, बस जो नीचे लिंक है वहां पे जाना है। उसके बाद में आपको एक अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी जिसके ऊपर कि आप चाहते हो कि आपको नोट्स मिल जाए, प्रीवियस ईयर मिल जाए, सैंपल पेपर मिल जाए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाए, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाए, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। बस आपको अपनी ईमेल आईडी करनी है और आपको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास में आ जाएगा। और सब्सक्राइब करने से याद है, नीचे भी सब्सक्राइब का बटन है। अगर आपको ऐसे ही चाहिए जैसा कि कल आपका पेपर और आपको मिल ही नहीं रहा कोई वीडियो, तो आप मिस ना कर दी, इसलिए वो सब्सक्राइब भी आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ केमिस्ट्री के रिएक्शंस की। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है कि लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड जो है, जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, यहां पर वो बनता है पोटेशियम आयोडाइड। अब PbI2 बनता है जो कि PPT होता है, किस तरीके का होता है, येलो कलर का PPT होता है। और उसी के साथ में यहां पर बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके की रिएक्शन है। ये जो है आपके पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप इसे बोलेंगे, इस तरीके से आप इसे ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, वो है कि क्विक लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस ऑफ वाटर जब होता है तो उसके साथ में स्लिक्ड लाइम बनता है जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ में हीट निकलती है। ये कैसी रिएक्शन है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड रिएक्शन है जो कि हमारे पास में लाइम वाटर की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास होती है तो वहां पर बनता है एक व्हाइट कलर का PPT जो कि होता है CaCO3, जिसको कि कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है और इसे मार्बल भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें कि हमें दिया गया है, ये यहां पर ध्यान से देखना क्योंकि इसके अंदर जो फेरस सल्फेट है उसके साथ में क्रिस्टल वाटर्स है, जैसे कि जो .7 ऑफ H2O लिखा हुआ है, ये क्या है, ये होते हैं क्रिस्टल वाटर्स। तो जब इनको हीट किया जाता है तो हीट करने से क्या होता है कि यहां पर बनती है हमारे पास में एक ऑक्साइड जो कि आयरन ऑक्साइड होती है, Fe2O3, ब्राउन इसका कलर होता है। प्लस ऑफ इसके साथ में कौन सी गैसेस निकलती हैं, SO2 निकलती है, प्लस ऑफ यहां पर आपके पास में सल्फर ट्राईऑक्साइड निकलती है। तो ये बात आपको ध्यान रहे कि कौन से कलर से कौन से कलर में होता है, ग्रीन कलर से यहां पे ब्राउन कलर में कन्वर्जन होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या है कि जो लेड नाइट्रेट है, जब आप इसको हीट करते हो तो इसके साथ में बनता है यहां पर लेड ऑक्साइड जो कि कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। प्लस ऑफ यहां पर कौन सी निकलती है, नाइट्रोजन गैस से निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि लेड ऑक्साइड का कलर क्या है, ये तो सभी को पता है, लेकिन एग्जामिनर जो पूछेगा वो पूछेगा कि कौन से कलर की फ्यूम्स निकलती है। तो इसमें जो फ्यूम्स निकलते हैं ना, वो ध्यान रहनी चाहिए कि यहां पर रेडिश ब्राउन कलर की यहां पे फ्यूम्स निकलती हैं, किसमें, जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है। कैसी कलर की फ्यूम्स होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो कि हमारे पास में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में आपको क्या रखना होता है, चाइना डिश के अंदर इसे रखना होता है। ये एक्टिविटी बेस्ड है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास में सिल्वर क्लोराइड है, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, वो मिलता है सिल्वर, प्लस ऑफ यहां पर क्लोरीन गैस यहां से निकल जाती है। फिर इसी तरीके से यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, सिल्वर होता है, लास्ट में ब्रोमाइड बचता है। अब ये जो है कहां पे यूज में ली जाती है, ये यूज में ली जाती है फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है वहां पर इस फोटो डिकम्पोजिशन को यूज में लेते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो मेटल है वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। जैसे कि अब यहां पर क्या है, यहां पर है आयरन, प्लस ऑफ यहां पर है कॉपर सल्फेट, जिसका कि कलर कैसा होता है, वो होता है ब्लू कलर का होता है। जब इन दोनों को डाला जाता है कुछ टाइम के लिए तो उसके बाद में क्या होता है कि जो आयरन है वो क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, क्योंकि कॉपर क्या है, वो आयरन से वीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या होता है कि जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर में हो जाता है, और लास्ट में लेफ्ट बचता है हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कॉपर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो मेटल्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि यहां पर एक है सोडियम सल्फेट, दूसरा
है बेरियम सल्फेट। तो इसमें क्या होगा कि जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ में जाएगा और ये जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ में आएगा। तो जब ये रिएक्शन होती है तो यहां पर क्या बनता है, BaSO4 होता है, जो कि किस कलर का होता है, ये होता है व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट, यहां पर व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी फेमस रिएक्शन की मेटल प्लस ऑफ एसिड होता है। तो क्या बनता है, एक सॉल्ट फॉर्म होता है और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये पूछेगा कि वो किस तरीके से बर्न करती है। तो ये बर्न करती है पॉप साउंड के साथ में, लेकिन उसी के साथ में कुछ बेसिस होते हैं जो कि मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या करता है, जब जिंक के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट, जिसका कि क्या फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, और इसी के साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो कि हमारे पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों को जब एसिड के साथ में HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो यहां पे क्या मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है NaCl प्लस ऑफ यहां पर वाटर निकलता है और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल पीपीटी होता है, इसलिए होता है इनसॉल्युबल। उसमें जब वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते तो फिर से हमें क्या मिलता है, फिर से हमें मिलता है एक एक्वस सॉल्यूशन मिलता है जो कि सॉल्युबल होता है CaHCO3 का। ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है अगर हम लोग उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है और उसके साथ में आपको क्लोरीन को पास करवाना होता है। तो आपको यहां पर मिलता है ब्लीचिंग पाउडर जिसका कि फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर और इसके साथ में वाटर रिलीज होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करते हो, जैसे कि NaHCO3 है, जब आप इसे हीट करते हो तो आपको मिलती है यहां पर सोडा S। Na2CO3 जो है इसको कहते हैं सोडा S और इसी के साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिलीज होती है। और जब हम लोग यहां पर जैसे कि Na2CO3 है, सोडा S जो है, जब इसको क्या करते हैं वाटर के साथ में करते हैं मिक्स, तो यहां पर क्या मिलता है, हमें मिलता है वॉशिंग सोडा जो कि होता है Na2CO3.10 of H2O। ये होते हैं इसके क्रिस्टल वाटर जो कि हीट करने पर इससे रिलीज हो जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज ये होता है कि जब भी हैंड फ्रैक्चर होता जाता है उसके लिए इसको यूज में लिया जाता है ताकि बोन की प्लेसमेंट एक जगह पर हो पाए। तो इसके लिए क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ ऑफ H2O। जब इसको वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो हमें मिलता है जिप्सम जो कि कैसा होता है, एक हार्ड मटेरियल होता है। और ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या होता है, ये होता है एक पाउडर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है पाउडर, फिर इसको पानी मिलाने के बाद में एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। देन फिर इसके बाद में वॉशिंग सोडा को जब आप हीट करते हो तो आपको यहां पर मिलता है, वो मिलता है बेकिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा को हीट करने पर आपको मिलेगा बेकिंग सोडा प्लस ऑफ यहां पर आपके पास में वाटर रिलीज होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि मेटल जो है जब वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, जैसे कि जो हाईली रिएक्टिव हैं वो क्या करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेंगे, और जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं वो क्या करेंगे कि स्टीम के साथ में रिएक्शन करेंगे, स्टीम के साथ में करेंगे या फिर यहां पर हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो यहां पे बनेगी मेटल हाइड्रोक्साइड। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप, जैसे कि जो भी मेटल है, जैसे कि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के लिए आप लिखोगे एल्यूमिनियम +3 और यहां पर हाइड्रोक्साइड का रहता है -1, तो यहां पर आपके पास में फॉर्मूला बनेगा AlOH। तो यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा AlOH3। ठीक है, इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। प्लस ऑफ मेटल को जब जैसे कि जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारे पास में मेटल ऑक्साइड प्लस ऑफ यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है कि जैसे कि हाइड्रोकार्बन, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना कि ये हाइड्रोकार्बन होना चाहिए जिसमें कि हाइड्रोजन भी होनी चाहिए, कार्बन भी होनी चाहिए और ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। ये तीनों जब हैं तो ये हाइड्रोकार्बन होगा जो कि बर्न करने पर क्या मिलेगा, हमें CO2 प्लस H2O प्लस ऑफ यहां पर हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कंबशन। फिर इसके बाद में आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो एल्कोहल होता है इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हमें मिलता है एसिड, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है,
कि जो भी हमारे कंपाउंड है जिनमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनमें क्या होता है कि उसको तोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं, यहां पर हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ये हमारे पास में कन्वर्ट हो जाता है किससे, एल्कीन से। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन से कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक होता है हमारे पास में एसिड जो कि रहेगा इथेनोइक एसिड प्लस ऑफ रहती है अल्कोहल। इन दोनों को जब हम लोग एसिड की प्रेजेंस में जब रखते हैं तो हमें मिलता है यहां पे एस्टर, और इसी प्रोसेस को जब हम लोग उल्टा कर देते हैं तो ये कौन सा होता है, ये होता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आप लोग इस तरीके से ध्यान रखोगे। अब हम लोग कर लेते हैं एक बार डायग्राम। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारे पास में ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा जो पोर होता है उससे रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि गार्ड सेल की पोजिशनिंग क्या होती है। ये जो आपको दिख रहे हैं जैसे कि जो सेल हैं इस तरीके के, ये जो दो पार्ट दिख रहे हैं इनको कहा जाता है गार्ड सेल। अब इनका फंक्शन क्या होता है, एग्जाम के अंदर कभी भी ये नहीं आएगा कि आप ये बताओ, उसके अंदर फंक्शन भी पूछा जाता है कि जैसे कि गार्ड सेल के बारे में पूछ लेंगे तो क्वेश्चन में आएगा कि विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आपको उसमें मार्क करके दिखाना होगा गार्ड सेल। और एक बात ध्यान रखना कि डायग्राम जो है आप लोगों के किस तरीके के आते हैं, मार्किंग वाले डायग्राम आते हैं, आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आते। बस कुछ एक दो हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा वो आते हैं, लेकिन मेनली क्या आते हैं कि आइडेंटिफाई करने वाले आते हैं। जैसे कि एसएसटी में आते हैं ना कि मार्क आपको दे दी जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, वो होता है। ठीक है, अब स्टोमेटा के अंदर क्या स्टोर होता है, स्टोमेटा जो है वाटर से कंट्रोल किया जाता है कि वाटर फ्लो कम और आउट करने का काम स्टोमेटा के थ्रू होता है। फिर उसके बाद में आता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, देखो क्लोरोप्लास्ट जो है एक तो ये बात ध्यान रखेंगे कि किस सरफेस के ऊपर रहेगा, ये आउटर सरफेस के ऊपर रहेगा। आउटर सरफेस के ऊपर रहने का मीनिंग ये है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए होती है, इसलिए आउटर लेयर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फिर उसी के साथ में फोटोसिंथेसिस में क्या काम होता है, ये जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये इसका काम होता है। फिर उसी तरीके से यहां पर ये स्टोमेटा पोर है जिसका कि काम क्या होता है, स्टोमेटा जो पोर है इसका काम होता है कि जो भी गैसियस एक्सचेंज होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है। इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा 1 मार्क या 2 मार्क के अंदर तो आपसे फंक्शन उसमें पूछे जाएंगे। तो देखो सबसे पहले जो है वो है माउथ। माउथ मतलब कि बक्कल कैविटी में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है सलेवरी ग्लैंड। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सलाइवा बनाने का। अब सलाइवा क्या करता है कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है, जो हमारा फूड है ना उसमें स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कि वो आगे जाकर के डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जैसे कि स्टोमक, स्टोमक का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि क्या होते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया आ जाते हैं गलती से हमारी बॉडी के अंदर उनको मारने का काम करता है स्टोमक में HCl। फिर उसके बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पर कि कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहां पर प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट हो जाते हैं, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। लास्ट के अंदर क्या बचता है, बस वाटर बचता है, जो कि कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब उसी के साथ में एक मेरा क्वेश्चन है कि हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादा बड़ी होती है या फिर कार्निवोरस की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हर्बीवोरस की ज्यादा बड़ी मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है फिर कार्निवोरस की। ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है लीवर। लीवर का क्या काम होता है, लीवर करता है बाइल जूस को सीक्रेट करता है। फिर उसी के साथ में यहां पर पेनक्रियास जो है ना, इसमें 2 एलिमेंट्स मतलब कि आप बोल सकते हो कि 2 फ्लूइड्स यहां पर सीक्रेट किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है वो ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन किस काम में आता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ये फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, कि किस तरीके से हमारी जो ब्रेन है वो, मतलब ब्रेन तो छोड़ो कि हमारी नसें किस तरीके से काम करती है। सिंपल भाषा के अंदर ये, जैसे कि अब मैं ये टच कर रहा हूं, जैसे कि ये टच कर रहा हूं, तो अब मेरी अंगुली को कैसे पता लग रहा है कि मैं जैसे ही टच करता हूं ना विद इन अ सेकंड मेरे दिमाग को पता लग जाता है कि मेरी अंगुली के सामने कुछ है। तो ये कैसे पता लगता है, तो ये जो टोटली है ना, ये पूरा पूरा इलेक्ट्रिक सिग्नल का एक नेटवर्क है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पल्स ट्रेवल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा
आप करके देख लेना कि जैसे आपके हाथ के ऊपर कुछ भी गिरता है ना तो एकदम से सडनली आपका हाथ पीछे चला जाता है। तो इतना फास्ट हमारा माइंड उसमें रिस्पॉन्स करता है। ये सारा जो प्रोसेस है ये कैसा है, ऑटोमेटिक है। जैसे ही वो रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा होगा वो भी इसी के ऊपर ही बेस्ड है कि हाथों हाथ जैसे यहाँ पे आता है तो सबसे फर्स्ट क्या होते हैं, वो होते हैं डेंड्राइट्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम होता है डेंड्राइट्स का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या होता है कि वो जो सिग्नल उन्होंने निकाला है, जैसे कि गर्म है, ठंडा है या फिर कुछ लगा है, तो ये सब इंफॉर्मेशन यहां पे डेंड्राइट से कलेक्ट होते हैं। फिर एक्सॉन जो होता है ये क्या करता है कि इसको इलेक्ट्रिकल पल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर इलेक्ट्रिकल पल्स से क्या होता है कि फास्टली इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर पाती है। फिर उसके बाद में जो लास्ट में बचता है, इसके बचता है एक्सॉन टर्मिनल, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि नर्व एंडिंग जो होती है, वहां पे क्या होता है कि जो इंपल्स है इसको केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये ब्रेन के पास में जाता है, फिर ब्रेन से रिवर्स बैक होकर के आता है। फिर यहां पर इनको कमांड मिलती है कि क्या करना है। जैसे कि अगर हाथ गर्म हो रहा है तो सडनली हमारा दिमाग बोलेगा कि इसको हटा ले, तो ठीक है। ये सारा का सारा फंक्शन होता है हमारे ब्रेन का, और ये विद इन 1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर ही हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने रख रखा है भाई 5 सेकंड हो गए और ब्रेन सिग्नल भेज रहा है फिर वो भाई इतनी देर में तो चल जाएगा। तो इसलिए जो हमारा ब्रेन है ना बहुत ही ज्यादा फास्ट वर्क करता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं फ्लोवर का। भैया ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंथर और जो फिलामेंट है, जिसको कि स्टेमन बोलते हैं, ये इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना, जो कि मेल पार्ट है। इसके एंथर और फिलामेंट क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर के। फिर उसी के साथ में जो पिस्टिल है इसमें होते हैं स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। 3 यहां पर फीमेल पार्ट है जिनका काम क्या है, ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करना। और हर एक जो ओव्यूल है, ये बात ध्यान रहे कि हर एक ओव्यूल के पास में सेपरेट एग सेल होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओवरी जो है उसमें क्या होते हैं कि यहां पर ये ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करती है। फिर उसके बाद में इसी से ही यहाँ पर जैसे कि सीड्स वगैरह बनते हैं, फिर सीड से फ्रूट्स बनते हैं। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, तो इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन ए स्टिग्मा, की स्टिग्मा के ऊपर किस तरीके से जर्मिनेशन होता है। तो आप इसमें एक तो बात ध्यान रखेंगे कि जैसे कि जो पोलन ट्यूब होती है, ये इसका काम क्या होता है, इसका ये होता है एक पैसेज होता है जो कि क्या करता है कि जो फीमेल जर्म सेल है वो यहां से ट्रेवल करके यहां पर जाए। तो ये पैसेज को क्या कहा जाता है, पोलन ट्यूब। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है एक तो ओवरी। ओवरी का काम क्या होता है कि ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करती है, और उसी के साथ में क्या करती है कि प्रोटेक्ट करती है। जो डेवलप्ड जाइकोट है ना, उसकी प्रोटेक्शन भी कहां पर होती है, उसकी प्रोटेक्शन भी ओवरी में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है, कैसे। यार साइंस के अंदर तो आप इन्हें इसे फील लेकर के समझ सकते हो कि कैसा हो रहा है। अगर आपने समझ लिया और आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो आपको डेफिनेटली 100% मार्क्स इसमें मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, उनमें कौन से इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। सबसे पहला तो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है ग्रोथ हार्मोन के लिए, ठीक है। ये दोनों के अंदर मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। जो हमारी हाइट रहती है ना, वो इसी के ऊपर ही डिपेंड करती है कि हम कितना ग्रो होंगे। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि किसी का लेफ्ट हैंड ज्यादा बड़ा है और राइट हैंड छोटा है। ये सारी जो प्रोसेस है कौन कंट्रोल करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। फिर उसी के साथ में जो मेल्स के अंदर होता है वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं, जिस वजह से मेल्स के अंदर दाढ़ी वगैरह होती है, ये आवाज भारी होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। वहीं पर ही फीमेल में जो ओवरी होती है, ओवरी का काम क्या होता है, इसका काम होता है ऑस्ट्रेज प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करने का काम होता है, जो कि फीमेल हार्मोन्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन्स होते हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ब्रेन। ब्रेन एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट ईयर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। ये इसमें एग्जामिनर ने कैसे कंफ्यूज किया था, एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया था बोल करके कि मोटर एक्टिविटीज के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए जो होता है वो होता है सेरिबम, जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा पार्ट होता है, ये हिंड ब्रेन इसको कहा जाता है, ठीक है, जो कि हमने कल वाले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। तो अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो उस वीडियो को जाकर के एक बार जरूर से देख लेना और एक्टिविटीज भी देख लेना। और 20 मिनट में अगर केमिस्ट्री का रिवीजन करना है तो आप लोग वो भी जाकर के देख सकते हो। भाई साहब इतनी शानदार वीडियोज है, 4-4 घंटे का टाइम नहीं लेता। मैं मैराथन वगैरह में विश्वास नहीं रखता क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो इसीलिए कम टाइम के अंदर मैं मेरा टाइम इन्वेस्ट करता हूं कि भाई एनसीईआरटी में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो कि स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, तो वही पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में ह्यूमन ब्रेन के अंदर हिंड ब्रेन होता है, सेरिबम होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जितनी भी मोटर एक्टिविटीज है जैसे कि वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सब के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, वो है हिंड ब्रेन, और ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन के अंदर। फिर उसी के साथ में एक आता है मिड ब्रेन। अब जो मिड ब्रेन है, आपने कभी देखा होगा कि हमारी जो बॉडी है ना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आपको ठंड लगती है तो सबसे पहले आपके रोंगटे खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हल्की हल्की ठंड लगती है तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो अपने आप ब्लड फ्लो को उसमें इंक्रीज करता है ताकि जो हमारी बॉडी है वो गर्म होने लग जाए। इस तरीके से करता है। उसी तरीके से जैसे कि स्लीप, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग सोते हैं तो वो भी एक तरीके से हमारा माइंड है उसे कंट्रोल करता है, उस टाइम के ऊपर सारे हमारे फंक्शंस वर्क करते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है, ये होता है मिड ब्रेन का। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें कई बार जो एग्जाम के अंदर आता है वो ये आता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एग्जाम के अंदर ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, उसी के साथ में ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ सकता है। तो इसलिए दोनों इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, वो बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये सीमन को प्रोड्यूस करता है, जो कि किस में हेल्प करता है, यहां पर नरिशिंग ऑफ स्पर्म में ये हेल्प करता है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या होता है कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना होता है। स्पर्म क्या होता है, एक मेल सेक्स सेल होता है। फिर उसके बाद में आता है कि वास डिफरेंस क्या होता है, ये एक ऐसा पैसेज होता है जहां से कि जो स्पर्म है वो ट्रेवल करता है टेस्टिस से लेकर के यहां तक, उसका ट्रेवलिंग का काम किसके थ्रू होता है, वास डिफरेंस के थ्रू होता है। तो ये जो 3 पार्ट हैं ये इसके इंपॉर्टेंट है, और बाकी के जितने भी उनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो सबसे पहले आती है वो आती है ओवरी। ओवरी का क्या काम होता है, ओवरी में ना इमैच्योर एग सेल्स होते हैं। ध्यान रखना कि ये कैसे होते हैं, यहां पर ये होते हैं इमैच्योर एग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इमैच्योर एग होते हैं। फिर उसके बाद में ओवरी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करते हैं यूट्रस तक। और ये यूट्रस क्या होता है, एक जगह होती, तो ये यूट्रस क्या होता है, यूट्रस बेसिकली एक स्पॉट है जहां पर कि जो बेबी है वो डेवलप होता है। सिंपल सा आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि जायकोट से किस तरीके से बेबी तक फॉर्मेशन होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ में ओविडक्ट का काम होता है कि ये क्या करती है कि जो एग हैं उनको यूट्रस तक लेके जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वेजाइना। वेजाइना का काम क्या होता है, वेजाइना बेसिकली एक पैसेज होता है जहां से कि स्पर्म एंटर करता है। फिर यहां पर ये क्या है, यूट्रस क्या है, यही है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये आपसे एग्जाम के अंदर सकता है कि विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यूट्रस आपको पता होना चाहिए, यहां पर ही जो बेबी डेवलपमेंट होता है।